अब एक और प्रश्न को लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न, जो 36 और 38 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप सभी जानते हैं आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। तो पिछले 10 से 20 साल में आईएएस में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का जिनका जिनका बिहार से लिंक हो सकता है उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसी श्रृंखला कड़ी में ये A4 सीट्स आपको मिलेगी, जैसे बीपीएससी की आती है। मैंने जानबूझ करके इसको इसी पर लिखा है। अब जो 36 से 38 नंबर के प्रश्न होते हैं, बच्चे पूछते हैं सर कितने पेज में लिखे, तो ध्यान रखिएगा, एक पेज ये हुआ, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और एक 5 पेज। मतलब आपके 4 पेज में तो होना ही चाहिए, 4 से 5 पेज के बीच में उत्तर होना चाहिए। ये जो मैंने बिंदी बनाई है ना, वो ये बता रहा है कि पहले पेज में आधे पेज पर आप इसको लिखेंगे, फिर दूसरा पेज जो होगा वो यहां तक जाएगा, ये वाला पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट इसमें जाएगा, चौथा पॉइंट इसमें जाएगा और कंक्लूजन यहां पर जाएगा। ध्यान रखिएगा, 8 नंबर और 9 नंबर वाले प्रश्नों में कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती, बट इसमें आपको कंक्लूजन लिखना होगा। अब जैसे एक सिंपल सा प्रश्न आता है, या सिंपल सा प्रश्न है जो बेसिक से प्रश्न है, उसमें आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा कि एंशिएंट टाइम ड्यूरेशन में जो आर्किटेक्ट है उसके सारे एंगल्स को डिस्कस करें और बिहार का कल्चर उसमें कहां कहां रिफ्लेक्ट होता है उसके बारे में बताएं। पिछली बार पूछा था कि टेम्पल के कितने स्टाइल्स हैं और उस स्टाइल्स में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक सबसे बेसिक सा प्रश्न है। अगर पूछता है कि प्राचीन भारत में आर्किटेक्ट के जितने एंगल हैं उनको डिस्कस करें और बिहार की संस्कृति उसमें कहां प्रकट होती है, 36 या 38 जो भी नंबर हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना जरूरी है कि इंडिया की हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कला और संस्कृति के पैमाने पर स्थापत्य वास्तुकला का महत्व, इसमें आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो लगभग 50 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। मैं बोल के सुना देता हूं। भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण अध्याय हैं, उसमें एक कला और संस्कृति का भी अध्याय है। कला और संस्कृति का संबंध भारत के इतिहास के राजनीतिक क्रियाकलापों से हट करके प्रजा के और राजा के और उस समय के जन संबंधों के ऊपर आधारित है। कला और संस्कृति से लोगों की मनोदशा का पता लगता है, धर्म के बारे में पता लगता है और सबसे बड़ा बड़ा स्टेट ऑफ माइंड, सोच के बारे में पता लगता है। जो भी एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब के बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर या व्हाई वी रीड आर्ट एंड कल्चर, जो 2 लाइन दिया है उठा करके आप लिख दीजिए। पैरा चेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि जो भी आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, उसके पक्ष कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक स्टोन एज मतलब पाषाण काल की क्या विशेषता है, आदि मानव कैसे रहते थे, घरों में रहते थे, किस प्रकार की चित्रकारियां बनाते थे, फिर उसके बाद इंडस वैली में जो चीजें मिली हैं उनके बारे में, मतलब पूरे एंशियंट पीरियड में, मेडिएवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में जितनी गतिविधियां हुई हैं वो सब आपको लिखना है। जैसे स्टोन एज के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद पैरा चेंज करेंगे, इंडस वैली के बारे में बताएंगे कि जो मोहरों पे कलाकृतियां मिली हैं उसके बारे में क्या क्या है, जो घर बनाए गए हैं, मोहनजोदाड़ो, बृहत स्नानागार, बड़े बड़े टाउन मिले हैं उसके बारे में। फिर आप बताएंगे मौर्य पीरियड, तो फिर उसके बारे में बताएंगे मौर्य पीरियड में राजकीय कला है, लोक कला है, अशोक के स्तंभ है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं, बराबर की गुफाएं हैं। फिर आप मौर्योत्तर में जाएंगे। मौर्योत्तर में ये जो 4-5 पीरियड हैं, सुंग, सातवाहन, चेदी, फिर उसके बाद संगम पीरियड में स्तूप बने कैसे, एनसीईआरटी में पर्याप्त दिया है वो पूरी। फिर आप बताएंगे मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में कैसे आई, और फिर गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और बेसर शैली। कहने का मतलब है स्टोन एज से लेटर गुप्त पीरियड तक के बारे में सब कुछ आपको 2-2, 3-3 लाइन में बताना है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब, उसमें पूरी बायोग्राफी दी हुई है, वहां से उठा करके आपको लिख देना है। फिर पैरा चेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि इसके अलावा जो गुहा विहार बने हैं, गुफा कला है, मंदिर बने हैं, स्तूप बने हैं, चैत्य बने हैं, विहार बना है, कुछ के नाम बताएंगे। जैसे हर टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ एक इंडिकेटर है। जैसे गुप्त काल में के मंदिर हैं, उसी तरह चोल काल के बृहदेश्वर मंदिर है, उसी तरह आपके मौर्योत्तर काल में एक बेहतरीन उदाहरण स्तूप है, सातवाहन काल में
एक बेहतरीन उदाहरण आपका दक्षिण भारत के स्तूप है। तो कुछ का नाम आप डाल देंगे जिससे पता लग सके कि आप सब कुछ जानते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी की 12th क्लास की किताब रामचरण शर्मा के जो नाम दिए हैं, बराबर की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं, मंदिर में आपका उत्तर भारत का मंदिर गुप्त काल के स्तूप में कोई भी ले सकते हैं, चैत्र में कारले का, ठीक, गुफा बिहार में आप कोई भी बिहार ले सकते हैं, बेहतर है अपने राज्य का ले। फिर उसके बाद से आप बताएंगे कि ये जो बिल्डिंग्स बने, स्थापत्य बने, आर्किटेक्ट बने, उसके जो विशिष्ट उदाहरण है उनके भारतीय कला और संस्कृति के धरोहर के रूप में होती है। मतलब आज जो ये हमारे सामने है वो हमारे धरोहर है, जैसे स्तूप हमारे धरोहर है, मंदिर हमारे धरोहर है, गुफा कला हमारे धरोहर है, जो भी है। मतलब आपको बताना है कि ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स बने वो हमारे लिए एक हेरिटेज है, तो हेरिटेज के बारे में बता देना है। अब यहीं से पैरा चेंज करेंगे और आपकी एंट्री होगी बिहार में। बिहार कहां कहां कनेक्ट है, तो अब बिहार के बारे में लिखना है तो आप बताएंगे पूर्व मौर्यकालीन निर्मित स्मारके, गुफा और स्तूप कौन कौन से हैं भाई, वो भी आपके बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद टाइप की कोई भी किताब है उसमें आपको बताना है। फिर बताना है मौर्यकालीन जो चीजें मिली हैं बिहार में कहां कहां से, उसके बारे में बताना है। मौर्यकालीन जो राजकीय कला और लोक कला से जुड़ी स्मारकें हैं उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद से अगर बौद्ध, जैन, भागवत, शैव धर्म की जुड़ी हुई कुछ चीजें बिहार में मिलती हैं उसके बारे में लिख। अब देखिए ये पॉइंट बच्चे नहीं लिखते हैं। बिहार में कला के नाम पर सिर्फ मौर्य कला और पाल कला ही नहीं है, और भी कई चीजें हैं। कोई भी बीपीएससी की बेसिक किताब आप उठा ले, इम्तियाज अहमद की ही किताब उठा ले, तो उसमें ये चीजें मिलती हैं कि ये चीजें हैं। फिर आप उसमें आपको स्पेशली क्या देना है, नालंदा, ओदंतपुरी जैसे महाविहार का निर्माण 2 हिस्टोरिकल पीरियड में हुआ और ये दोनों बिहार में है और ये दोनों नेशनल हेरिटेज के दर्जे के रूप में शामिल है। मतलब एग्जामिनर उम्मीद करेगा कि नालंदा और ओदंतपुरी जैसे फैक्ट आपके आंसर में हो। कुछ अन्य स्थान है, कितने हैं अब ये देखिए, बिहार के 24 स्थानों से जो संस्कृति के केंद्र के रूप में दर्ज हैं उनमें से 1-2 का नाम, कितने हैं 24, कितने हैं 24, ये याद रखिएगा। अब ये चीज बच्चों के आंसर में मिलती ही नहीं, और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, क्या कर देना है कि भारतीय संस्कृति को समृद्ध विविधतापूर्ण बनाने में बिहार की संस्कृति भी उत्तरदायी है, जिसकी झलक विविध स्थापत्यों में प्रकट होता है। कुछ बच्चे क्या देते हैं सर कंक्लूजन नहीं लिख पाते, तो मैंने लिख दिया, इतना पर्याप्त है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपको 38 नंबर 38 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ये सबसे बेसिक सा सवाल है, तो उसमें इतने एंगल बताने हैं। प्रश्न किसी भी रूप में आए, प्रश्न क्या है, क्वेश्चंस क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के आर्किटेक्ट को बताइए, स्थापत्य कला को बताइए और बिहार उसमें कैसे जुड़ा है, ठीक है। तो इतने सारे एंगल है। अब होता क्या है, बच्चे लोग न बैलेंस बना पाते हैं, न टू द पॉइंट उनका रिप्रेजेंटेशन होता है और न एनालिटिकल होता है। वो जो रटे होते हैं जाके लिखाते हैं। नहीं, सबसे पहले इंट्रो होना चाहिए, इंट्रो के बाद सबसे पहले जो वास्तुकला चीजें हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके बारे में बताइए और वहां से शुरू करिए जहां से आपका हिस्ट्री शुरू होता है। कहीं किताबों के माया जाल में नहीं उलझना। एनसीईआरटी की बेसिक किताब है भारतीय संस्कृति, उसको उठाइए। दूसरा रामचरण शर्मा की प्राचीन भारत की किताब है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा बिहार के बारे में कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया हुआ है, बिहार सरकार की किताब, इम्तियाज अहमद टाइप की कोई किताब, ये तीनों फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। यही बातें मैं बार बार कहता हूं और यही चीजें मैंने अपने बुक्स में भी बताई है और यही चीजें मैंने इसी चीज पे, ये देख रहे हैं इतनी मोटी किताब है, इतनी सारी चीजें बताई हैं। और ये आपको इसमें एक लिखा भी है, हिस्ट्री की किताब जो आपको उपलब्ध होगी, आर्ट एंड कल्चर की पूरी इसमें शामिल है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि कैसे चीजों को लिखना होता है। अगर आपने अपने नॉलेज को समराइज नहीं किया, अगर आपने अपने नॉलेज को टू द पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर आपने अपने नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिखा, अगर आपने अपने आंसर में बिहार से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर चीजें जो चीज पूछी जा रही हैं उनको एग्जाम्पल में नहीं दिया, तो आपके मार्क्स अबव 60% नहीं जाएंगे।
आपको 40% के नीचे ही मार्क्स मिलेंगे। तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं वो कोई अलग से चीजें नहीं पढ़ते हैं, हाँ वो अलग से चीजों को लिखते हैं, और इन चीजों के ऊपर आपको एक बेहतर ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना पड़ेगा। 2 साल पहले जब मैंने ये किताब लिखी थी मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर, 1 लाख से ऊपर भी इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। मैंने यही बात बताई थी कि जीएस का कोई भी पार्ट हो, आईएएस के चारों पार्ट के अलावा स्टेट पीसीएस में भी, तो उसमें जो चीजें पूछी जा रही हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आपको लिखना क्या है। आप बार बार नोट्स के चक्कर में ना भागे, आप कंटेंट के चक्कर में ना भागे, आप प्रश्न को समझें, और जो आपके पास कंटेंट है उसमें आपको बेहतरीन कंटेंट आपके पास मिल जाए, आप उन चीजों को एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, और आपका प्रेजेंटेशन उत्तर लिखना ये मायने है आप उसको 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, और हम जैसे किसी भी टीचर या मेंटोर से चेक कराएं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है और क्या क्या चीजें लिखनी है। अब ये एक मैंने बड़ा क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया तो आपके समझ में आ गया होगा।